वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 3 जो टॉपिक है सस्पेंशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सस्पेंशन की डेफिनेशन देखेंगे। तो सस्पेंशन इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। यहाँ पे बाईफेजिक का मतलब ये है कि सस्पेंशन के अंदर दो फेज रहती है, उसमें एक फेज सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे और दूसरी फेज क्या रहेगी, लिक्विड मीडिया रहेगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। इमल्सन भी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, वहाँ पे दो लिक्विड इनसोल्यूबल होते हैं, वो हम इमल्सन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना। तो याद रखना है सस्पेंशन में क्या रहेगा, इनसोल्यूबल ड्रग के पार्टिकल किसके अंदर सस्पेंडेड रहेंगे, लिक्विड मीडिया के अंदर। अभी जो ड्रग के पार्टिकल है ये सोल्यूबल नहीं रहेंगे लिक्विड मीडिया के अंदर, तभी इसको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल ड्रग पार्टिकल। अभी जो सस्पेंशन है ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। जो भी अगर कोई लिक्विड एक फेज का होता है जैसे ये सॉल्यूशन, तो ये होमोजीनियस। अगर दो फेज है इसका मतलब ये क्या, हेट्रोजीनियस है। और ये थर्मोडायनेमिकली क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। सस्पेंशन और इमल्सन दोनों ही थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम है। आपने कभी ना कभी ये बोतल तो देखी ही होगी। तो ये एंटासिड है, जो एंटासिड आता है ये सस्पेंशन के फॉर्म में ही आता है। तो नीचे लिखा हुआ सस्पेंशन, तो इसके अंदर क्या रहते हैं, इनसोल्यूबल ड्रग के पार्टिकल लेते हैं जो किसी लिक्विड मीडिया के अंदर रहते हैं। तो ये एंटासिड आपने लिया होगा। तो याद रखना जब सस्पेंशन बनाया जाता है तो हम ऐसी ड्रग चूज़ करते हैं, ऐसे ड्रग के पार्टिकल चूज़ करते हैं, उसको ग्राइंड कर लेते हैं और फिर हम उसको ऐसे मीडिया के अंदर मिक्स करेंगे जिसमें ये ड्रग के पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं हो, तभी जाके जो अपना एक सिस्टम बनता है वो इस तरह से लिक्विड मीडिया के अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, तभी सस्पेंशन बनेगा। तो याद रखना इस लिक्विड मीडिया के अंदर इस ड्रग के पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, तभी ये सस्पेंशन बनता है। अब हम सस्पेंशन के एप्लीकेशन देखेंगे, सस्पेंशन का क्या यूज़ है, इस वजह से हम सस्पेंशन बनाते हैं। तो पहला जो यूज़ है वो है टू मास्क टेस्ट। तो आपको पता है एक ड्रग है क्लोरामफेनिकोल जो एंटी माइक्रोबियल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है। तो ये जो ड्रग है बहुत ही ज़्यादा बिटर नेचर की रहती है। तो इसकी बिटरनेस को कम करने के लिए हमने इसका एक साल्ट बनाया जिसको बोलते हैं पाल्मिटेट। तो ये बन गई क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट। अभी साल्ट तो बन गया जिससे बिटरनेस तो कंप्लीट ख़त्म हो गई, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि इस ड्रग के जो साल्ट बना ये किसी भी मीडिया के अंदर सोल्यूबल नहीं था। तब हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो क्या था, इसका सस्पेंशन बनाने का। तो इसीलिए हम इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं, क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट जो सस्पेंशन बनाया जाता है उसका टेस्ट मास्क करने के लिए। इसी तरह हमें किसी ड्रग का ड्यूरेशन एक्शन इंक्रीज़ करना हो तो भी हम सस्पेंशन बना सकते हैं। इसका एग्जांपल है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन। तो ये जो इंसुलिन है इसकी हाफ लाइफ रहती है 10 से 6 से 12 मिनट के बीच में। तो हम चाहते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके अंदर कम से कम 8-9 घंटे तक अपना असर दे। तो इसलिए इसके एक्शन को बढ़ाने के लिए हम इसका साल्ट बनाते हैं प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन। तो ये क्या इनसोल्यूबल रहता है, ये धीरे धीरे डिजोल्व होता रहता है। तो यहाँ पे भी क्या काम आ रहा है, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तीसरा इसका यूज़ है इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पेनिसिलिन जी इन अनस्टेबल सॉल्यूशन फ्रॉम यूज इनसोल्यूबल साल्ट प्रोकेन पेनिसिलिन सस्पेंशन फॉर्म। अब आपको पता है पेनिसिलिन जी क्या है, वो अपने स्टोमक के अंदर अनस्टेबल रहता है क्योंकि पेनिसिलिन जी जो एंटीबायोटिक है वो स्टोमक के एसिड के साथ कांटेक्ट में आके डिग्रेड हो जाती है। तो इसीलिए हम इसका साल्ट बनाते हैं प्रोकेन। तो ये प्रोकेन जो साल्ट है ये क्या इनसोल्यूबल रहता है, तो हम एसिड स्टेबिलिटी में भी सस्पेंशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी। तो आपको पता है टेबलेट जब हम लेते हैं तो टेबलेट अंदर जाएगी, ये डिसइंटीग्रेट होगी, फिर ये डिज़ोल्व होगी, तो इसमें टाइम लगता है और फिर ये एब्जॉर्ब होगी। बट सस्पेंशन केस में ये डिसइंटीग्रेशन सब ये सब स्टेप नहीं रहते हैं। इससे क्या होता है, बायोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है डोजेज फॉर्म की। तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन, बट हम कुछ एग्जाम्पल याद कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल है उनकी कितनी कंसंट्रेशन है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें दो टाइप के सस्पेंशन रहते हैं, एक है डाइल्यूट, दूसरा है कंसंट्रेट। नाम से पता चल रहा है डाइल्यूट मतलब सॉलिड पार्टिकल जो होंगे इस लिक्विड मीडिया के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में रहेंगे, और कंसंट्रेट में क्या रहेंगे, ये सॉलिड पार्टिकल बहुत सारे रहेंगे।
तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन सस्पेंशन हो गया। अभी जो डाइल्यूट सस्पेंशन है इसमें जो सॉलिड कंटेंट है पार्टिकल वो लेस देन 2% रहेगा, पर ये जो कंसनट्रेट सस्पेंशन है इसमें अप टू 50% तक सॉलिड पार्टिकल की क्या रहेगी, कंसंट्रेशन रहेगी। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है पार्टिकल के बिहेवियर के बेसिस पे। तो इसके पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं उस बेसिस पे दो टाइप के सस्पेंशन रहते हैं। एक रहता है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, दूसरा रहता है डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब ये फ्लोक्यूलेटेड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या रहता है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं और ये पूरे टाइम सस्पेंडेड रहते हैं ज़्यादातर टाइम। इनके अंदर जो पार्टिकल नीचे बैठते हैं जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन बोलते हैं, वो प्रोसेस क्या रहती है, स्लो रहती है। तो धीरे धीरे से ये डिपॉजिट होते हैं, एकदम से डिपॉजिट नहीं होते हैं। और दूसरी ओर जो अपनी बात करें फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, तो इसमें क्या पार्टिकल एक ग्रुप बना के रहते हैं, इस तरह से फ्लोक्यूल्स बना के रहते हैं। तो ये हो गया फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, पार्टिकल अपने ग्रुप बना के रह रहे हैं अच्छे से। तो ये हो गया फ्लोक्यूलेटेड और ये हो गया डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब ये जो फ्लोक्यूलेटेड डीफ्लोक्यूलेटेड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो इनके करेक्टरिस्टिक बेसिस पे कि कौन सा सस्पेंशन कैसे बिहेव करता है, तो वो आपको याद करना ज़रूरी है। अब हम इस टेबल में देखेंगे अच्छे से किस तरह से अपने को इसके जो फीचर्स है वो याद रखने हैं। तो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन याद रखना, पहले इसमें पहला वर्ड एफ से चालू हो रहा है, तो यहाँ से आप याद रखना फास्ट। तो इसके अंदर फास्ट सेडिमेंटेशन होता है और फास्ट ही रीडिस्पर्सिबिलिटी होती है। सेडिमेंटेशन मतलब ये जो बड़े बड़े फैमिली बना के ग्लोब्यूल्स बनते हैं, फ्लोक्यूल्स बनते हैं, ये जो फ्लोक्यूल्स है जल्दी नीचे बैठ जाएंगे सरफेस पे, और जल्दी बैठेंगे तो हम इसको शेक करेंगे तो जल्दी ही ऊपर आ जाएंगे। तो रीडिस्पर्सिबिलिटी भी क्या है इसकी, फास्ट है। अब ये जो ग्रुप बना के रह रहे हैं, तो ये ग्रुप बना रहे हैं तो इसमें बायोबिलिटी इनकी क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसकी तरह ये जो केक बनाते हैं नीचे डिपॉजिट होके, वो क्या बनाते हैं, लूज केक। तो लूज केक का मतलब ये हुआ कि बॉटम में जब ये ग्रुप बना के ऐसे नीचे डिपॉजिट होंगे तो इसके बीच में क्या एक स्पेस रह जाता है, तो इस स्पेस की वजह से क्या लूज केक बनता है। अब हम बात करते हैं डीफ्लोक्यूलेटेड की। तो देखो ये फास्ट है तो ये स्लो होना चाहिए, तो इसमें रीडिस्पर्सिबिलिटी क्या है, स्लो है, और सेडिमेंटेशन भी क्या स्लो है। जब पार्टिकल का सेडिमेंटेशन बहुत स्लो हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, बट रीडिस्पर्सिबिलिटी क्या और स्लो हो रही है ये बहुत क्या गलत बात है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। सेम इसी तरह यहाँ देखो सेडिमेंटेशन फास्ट हो रहा है तो ये नेगेटिव पॉइंट है और ये क्या है इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस तरह से आप याद रखना। कई बार जीपेट में स्टेटमेंट दिए रहेंगे फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में, फिर एक क्वेश्चन बनेगा अच्छा वाला, तो वहाँ पे आपको याद रहेगा फास्ट फ्लोक्यूलेटेड, रीडिस्पर्सिबिलिटी फास्ट रहती है, सेडिमेंटेशन भी इसका क्या रहता है, फास्ट। अब देखो ये क्या डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, तो इसके अंदर क्या रहता है कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो बायोबिलिटी क्या रहती है, अच्छी रहती है। और जब ये पार्टिकल दूर रहते हैं तो जब ये डिपॉजिट होंगे बहुत लंबे टाइम बाद, तो इस तरह से डिपॉजिट होंगे जिसमें क्या स्पेस बीच में बिल्कुल नहीं रहेगा, तो केक क्या बन जाएगा, हार्ड। तो ये जो हार्ड केक नीचे बनता है ये, तो इसी वजह से क्या आता है, रीडिस्पर्सिबिलिटी इसकी बहुत क्या रहती है, स्लो रहती है। अब हम जीटा पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे जीटा पोटेंशियल की। तो ये पोटेंशियल है जो ऑब्जर्व होता है कहाँ पे, शियर प्लेन पे। दूसरा ये एक इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे, शियर प्लेन और इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन के बीच में। और तीसरी चीज़ ये बोला है कि जो ये जीटा पोटेंशियल है ये इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की स्टेबिलिटी के लिए जीटा पोटेंशियल होना ज़रूरी है। इसके बाद जो ये जीटा पोटेंशियल की जो रेंज है वो -1 से +1 होनी चाहिए, बट 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि जो सस्पेंशन बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले एपीआई के ड्रग के बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं जिनका हम साइज रिडक्शन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में। तो जब ये छोटे छोटे पार्टिकल में साइज रिडक्शन किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लेविगेशन। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे दिया रहेगा कि ग्राइंडिंग प्रोसेस से सस्पेंशन के ड्रग के पार्टिकल का साइज रिडक्शन किया जाता है, बट वो गलत हो जाएगा। ग्राइंडिंग नहीं रहता, लेविगेशन रहता है, और ये एग्जाम में पूछा गया है। और जब इस पार्टिकल का लेविगेशन के प्रोसेस से पार्टिकल साइज रिडक्शन किया जाएगा तो इनके ऊपर कुछ चार्ज आएगा। वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है।
ये चार्ज कुछ भी हो सकता है। इन पार्टिकल के ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर एक चार्ज आ जाता है। फिर होगा क्या, जैसे इनके ऊपर चार्ज आएगा फिर हम इनको एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देंगे लिक्विड मीडिया में, जिसको हम कंटिन्यूस फेज बोलते हैं। तो वो जो कंटिन्यूस फेज है वो भी क्या एक न्यूट्रल रीजन की फेज रहती है, उसके अंदर भी चार्ज रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस रहता है। और जैसे हमने ड्रग के पार्टिकल डाले और पार्टिकल के ऊपर आप सपोज करो कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ये पार्टिकल ड्रग का जो पार्टिकल है ये इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस सरफेस के ऊपर, यहाँ पे इस सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आके डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम इसको पीछे एक अच्छे पीपीटी से समझते हैं। अब देखो इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि ये ड्रग का जो पार्टिकल मैन, इसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था इसके सराउंडिंग एक लेयर बना देता है इस टाइप की। फिर इस पॉजिटिव के बाद फिर से नेगेटिव चार्ज अटैच होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो चार्ज का जो अरेंजमेंट हो रहा है इसी को शेयर प्लेन बोलते हैं। और यहाँ इस चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है इन लेयरिंग के बीच में, उसी को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो देखो अगर ये डिस्टेंस जैसे बढ़ती जाएगी तो ये जीटा पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और आप इस ग्राफ से भी ये समझ सकते हो। तो बस आपको जीटा पोटेंशियल के बारे में इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। अब ये जो जीटा पोटेंशियल है तो इसकी रेंज क्या रहनी चाहिए, तो ये एक ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए, ना तो जीरो होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। एक ऑप्टिमम रेंज होना चाहिए। अगर ये हाई होगा तो क्या होगा, तो सपोज करो ये है सस्पेंशन सॉल्यूशन, इसका जीटा पोटेंशियल बहुत हाई है, तो होगा क्या कि एक चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ड्रग के जो पार्टिकल हैं वो इन किनारों पे ही डिपॉजिट हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और बीच में क्या रहेगा, अपना सॉल्यूशन रहेगा। तो जब कोई पेशेंट विदाउट शेकिंग सस्पेंशन को लेगा तो क्या होगा, सिर्फ ये सॉल्यूशन ही अंदर चला जाएगा, ड्रग के पार्टिकल नहीं जाएंगे। तो इसीलिए सस्पेंशन के ऊपर लिखा रहता है यूज़ बिफोर शेक। इसके बाद अगर ये फोर्स जीटा पोटेंशियल कम होगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएंगे तो ये ड्रग के पार्टिकल बीच में बहुत अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, एक दूसरे साथ क्लाउड बना देंगे और साइड में सॉल्यूशन सारा आ जाएगा इस टाइप का। तो फिर होगा क्या कि बहुत अमाउंट में ड्रग चली जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जीटा पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए। अब हम देखेंगे फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट के बारे में। इसी को हम सस्पेंडिंग एजेंट बोलते हैं। इसी की वजह से क्या हो रहता है कि ड्रग के पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं और कई बार रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करके दूर हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे एजेंट डालें जो इन पार्टिकल को एक दो ग्रुप में बना के रखे और पूरा पार्टिकल क्या रहे, सस्पेंडेड रहे, सस्पेंशन के अंदर इस टाइप का सॉल्यूशन बना रहे, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इसमें हम एजेंट डालते हैं वो 3 टाइप के एजेंट होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमें पता है कि रिपल्सन हो रहा है तो एक टाइप के चार्ज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो सस्पेंशन में अंदर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पार्टिकल साइड में डिपॉजिट हो रहे हैं बोतल के। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सीधा पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए ताकि नेगेटिव चार्ज की वजह थोड़ा कम हो जाए। इसी तरह दूसरा है फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट में, वो है पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज की। जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा तो ये पार्टिकल नीचे डिपॉजिट नहीं होंगे और ना ही दूर जाके डिपॉजिट होंगे। तो ये क्या करता है, विस्कोसिटी बढ़ा देता है। तो विस्कोसिटी भी एक प्रोसेस है पॉलीमर के थ्रू हम ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उसको हम रोक सकते हैं और ये भी फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। इसी तरह तीसरा है सर्फेक्टेंट। तो आपको पता है सर्फेक्टेंट क्या करता है, डिक्रीज करता है इंटरफेशियल टेंशन। दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन रहती है उसको ये क्या करेगा, फ्रिक्शन रहता है उसको डिक्रीज कर लेगा। तो ये सर्फेक्टेंट जैसे ये डिक्रीज करेगा तो ये पार्टिकल एक दूसरे के पास में आएंगे और ग्रुप बना के सस्पेंडेड रहेंगे। तो ये तीनों का मैकेनिज्म मैंने बता दिया। अब हम इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें तो आपको पता है कोई ना एक चार्ज वाले पार्टिकल, चार्ज वाला कोई आयंस होंगे वो डाल देते हैं, तो इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये जो पॉलीमर इसमें आपको पता है मिथाइल सेलुलोज है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, HPMC है, तो ये सारे क्या है, ये सब पॉलीमर है, ये सब डालते हैं। अब हम सर्फेक्टेंट के बारे में अच्छे से देखें कि इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। अब ये जो सर्फेक्टेंट है ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिसके ऊपर एक हेड रहता है, एक टेल रहता है। अब जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक नेचर की रहती है, वाटर से दूर भागती है
और ये जो हेड है ये क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का। ये वाटर के साथ ये क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, अट्रैक्शन करता है। तो अब ये जो सर्फेक्टेंट है इनको भी हमने 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। अगर इस सर्फेक्टेंट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा नॉन आयनिक। इसका एग्जांपल आपने ट्विन और स्पान सुना होगा। ये सब हम इमल्सन पढ़ेंगे अगला टॉपिक, उसमें फिर से क्लासिफिकेशन का अच्छे से देखेंगे। इसी तरह इसके हेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको हम बोलेंगे आयनिक सर्फेक्टेंट। अभी जो आयनिक सर्फेक्टेंट है इसमें ज़्यादातर एसिड आते हैं, जैसे स्टेरिक एसिड है, ऑयलिक एसिड। तो आपको पता है एसिड के ऊपर क्या चार्ज रहता है, नेगेटिव रहता है। तो ये जितने भी एसिड आते हैं आयनिक के अंदर आते हैं। इसी तरह कैटायनिक, जिसमें बेंजल, कोलियम क्लोराइड, सिट्रीमाइड ये सब आते हैं, जिसके ऊपर क्या रहता है, हेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और एक सर्फेक्टेंट आता है जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं। तो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो। वैसे हम इमल्सन में इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारा सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन, नॉन आयनिक, कैटायनिक, एनायनिक और एम्फोटेरिक। और जीपेट में इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। नॉन आयनिक के एग्जांपल ट्विन स्पान। ट्विन स्पान का भी अलग से क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो उन सबको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसी तरह ये जो एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट रहते हैं ये क्या बनाते हैं, ये ज्यूटर आयन बनाते हैं न्यूट्रल पीएच पे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने चार्ज के बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन कर लिया सर्फेक्टेंट का, पर एक और पुराना सर्फेक्टेंट का क्लासिफिकेशन है जो इसके ऊपर भी कभी कभी यार क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला है नेचुरल। तो नेचुरल में प्लांट में जो अकेशिया, ट्रगाकेन, अगार ये सब क्या है, नेचुरल के सर्फेक्टेंट के एग्जांपल है। एनिमल में जिलेटिन भी एग्जांपल है सर्फेक्टेंट का। और मिनरल्स में क्ले है, बेंटोनाइट है, वेगम है, केओलिन है, ये सारे एग्जांपल है सर्फेक्टेंट के। सेमी सिंथेटिक में मिथाइल सेलुलोज, सीएमसी, एचपीएमसी ये सब आते हैं। सिंथेटिक में आते हैं कार्बोमोल 934 और पीवीपी। तो ये सब एग्जांपल है सिंथेटिक सर्फेक्टेंट के। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल, सिंथेटिक का। इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर व्हीकल किसको बोलते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर व्हीकल। तो ये क्या होता है, ये यूज टू रिड्यूस द सेडिमेंटेशन रेट। जो सस्पेंशन के अंदर रख के पार्टिकल रहते हैं वो सेडिमेंटेशन हो जाता है उनका, तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए हम स्ट्रक्चर व्हीकल यूज करते हैं। तो ये होते क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर व्हीकल है जिसमें एग्जांपल में ये सीएमसी, एचपीएमसी आते हैं, ये विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं। और होता क्या है कि सस्पेंशन के अंदर पहले सोल फॉर्म में रहता है सॉल्यूशन में, फिर वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है पूरा सॉल्यूशन, जिसमें क्या पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे। फिर जब उसको हम सेक करेंगे तो जेल से वापस सोल में होगा, तो इसी को थिक्सोट्रोपी भी बोलते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन के जो बिहेवियर है जिसके अंदर हम सीडोप्लास्टिक, प्लास्टिक फ्लो, न्यूटनियन फ्लो ये सब पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर व्हीकल के बारे में। अभी जो सस्पेंशन है इसका पार्टिकल साइज क्या रहना चाहिए, तो 0.5 to 5 माइक्रो। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और 2 से 5 माइक्रो के जो पार्टिकल रहते हैं वो ब्राउनियम मोशन शो करते हैं, जिसको जिगजैग मोशन बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब हम इवोल्यूशन पैरामीटर देखेंगे सस्पेंशन का। जब सस्पेंशन बन जाता है तो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, वो सब चेक करने के लिए जो हम पैरामीटर चेक करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है सेडिमेंटेशन रेट चेक करने के लिए। तो इस सेडिमेंटेशन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, ये सब चेक किया जाता है। तो इसमें हम स्टोक लॉ का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल सा आता है कि स्टोक लॉ जो है ये कहाँ यूज किया जाता है, तो ये सेडिमेंटेशन स्टडी में यूज किया जाता है। और ये एप्लीकेबल किसके लिए, तो ये डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए या फिर डाइल्यूट सस्पेंशन के लिए ही एप्लीकेबल है। डीफ्लोकुलेटेड किसको बोलेंगे, जो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। फ्लोकुलेटेड में पार्टिकल एक ग्रुप बना के रहते हैं। और डाइल्यूट सस्पेंशन आपको पता है जिसमें पार्टिकल की जो अमाउंट है वो 2% से लेस देन होनी चाहिए। अभी जो स्टोक का फॉर्मूला है याद कर लेना आप, V = 2/9। तो ये 2 कहीं बार हट जाता है, नीचे 18 लिखा रहता है, तो वो भी फॉर्मूला सही है। फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी किसका, पार्टिकल की डेंसिटी, और दूसरी डेंसिटी अपने सॉल्यूशन की। इसके बाद G ग्रेविटी आ गई, जिसको एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और R क्या है, ये जो सॉलिड पार्टिकल है इसकी रेडियस। तो ये है कि जो सेडिमेंटेशन रेट रहती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी। तो ये तो कांस्टेंट रहता है। और जो ये रेडियस है, ये रेडियस अगर ज़्यादा रहेगी तो मतलब पार्टिकल का साइज बड़ा रहेगा, पार्टिकल का साइज बड़ा रहेगा तो सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ जाएगी। इसी तरह जो पार्टिकल
और जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने ड्रग पार्टिकल डाला है, तो इनके बीच डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो भी क्या होगा, सेडिमेंटेशन बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब नीचे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है सेडिमेंटेशन। जब विस्कोसिटी सॉल्यूशन की ज़्यादा रहेगी तो सेडिमेंटेशन रेट कम होगी। मैं जब ड्रग इंस्पेक्टर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने गया था दिल्ली में, तब मुझे वहाँ एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा था कि स्टोक लॉ के बारे में और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। मुझे ये फार्मूला लिखने के लिए बोला था और मैं फार्मूला लिखा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल के अंदर, तो वो कौन से फोर्स रहते हैं, तो वो वीक फोर्स होते हैं, वो होते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। इसीलिए हम चेक करते हैं, तब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये ब्रेक हो जाते हैं और पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाते हैं सस्पेंशन के अंदर। दूसरा जो पैरामीटर है वो है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। ये सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है, ये क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है अल्टीमेट वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो हम इस नीचे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन है जो आपने बनाया जिसके अंदर पार्टिकल है, तो इनिशियली ये सॉल्यूशन ये टोटल ये कितना था, ये मान लो कि ये 5 ml आपने बनाया है, ठीक है। और ये इनिशियल वॉल्यूम पूरा अपने सॉल्यूशन का, बाद में आपको पता चला ये नीचे जाके डिपॉजिट हो गए पार्टिकल थोड़ी देर बाद। तो जब ये पार्टिकल नीचे डिपॉजिट हो गए, उसके बाद आपको देखना है ये पार्टिकल वाला ये वॉल्यूम कितना है, तो ये है कौन सा, अल्टीमेट वॉल्यूम। तो पहले ये 5 था, अभी आपने देखा 2 है। 2/5 करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका रेंज रहेगी, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की रेंज रहेगी। तो इसीलिए कैलकुलेट करते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था जब आपने सस्पेंशन बनाया, उसके बाद सेडिमेंटेशन हुआ, उसके बाद वो अल्टीमेट वॉल्यूम कितना था, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो ये सेडिमेंटेशन वॉल्यूम आ जाता है। अब इसकी रेंज क्या है, 0 to 1। तो देखो 0 रेंज रहेगा, इसका मतलब क्या, अनस्टेबल है, और 1 रहेगा तो मतलब क्या आएगा, स्टेबल रहेगा। तो 1 कब रहेगा, तो देखो पहले इनिशियल आपका 5, इनिशियली आपका कितना 5 था, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था 5 था। 1 घंटे बाद देखा आपने तो 1 घंटे बाद भी क्या था, 5 था। तो अल्टीमेट वॉल्यूम भी 5 और इनिशियल भी 5, तो आंसर आ गया 1। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये सेडिमेंटेशन हुआ ही नहीं पार्टिकल। जब पार्टिकल सेडिमेंटेशन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, ये स्टेबल सस्पेंशन है। जब पार्टिकल सेडिमेंटेशन हो जाते हैं तो हमेशा ये 1 से कम वैल्यू आती है, तो 0.5 आएगी, 0.7 आएगी। 0 आ गई मतलब क्या, कंप्लीट सेडिमेंटेशन नीचे हो गया। तो ऊपर 0 आ गया, वॉल्यूम ऊपर वाला क्या 0 रह गया, नीचे पहले 5 रहे, तो आंसर क्या आएगा 0। 0 आया मतलब वो सस्पेंशन स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट जो अपना पैरामीटर है वो है डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन। तो इसका फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, अभी हमने पीछे देखा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या रहता है, अल्टीमेट वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम। तो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन का हमने सेडिमेंटेशन वॉल्यूम देख लिया, फिर है डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन का हमने सेडिमेंटेशन जो वॉल्यूम है वो निकाल दिया, फिर इन दोनों को डिवाइड कर लिया, तो जो आंसर आएगा वो डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन रहता है। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ऊपर डीफ्लोक्यूलेट आ जाएगा तो भूल जाओ, तो याद रखना डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेटेड बोलते हैं। तो पहले फ्लोक्यूलेट आ रहा है तो ऊपर भी क्या रहता है, फ्लोक्यूलेट ही रहता है। तो ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। अब हम विस्कोमीटर के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि विस्कोमीटर कहाँ यूज किया जाता है। तो ये विस्कोसिटी को चेक करने में विस्कोमीटर का यूज किया जाता है। जो भी लिक्विड रहता है उसकी विस्कोसिटी रहती है, उसका फ्लो प्रॉपर्टी में जो रेजिस्टेंस आता है उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो उसको चेक करने के लिए विस्कोमीटर यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये सस्पेंशन है उसका जो सेडिमेंटेशन बिहेवियर है, इसको चेक करने के लिए कौन सा विस्कोमीटर यूज किया जाता है। तो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर यूज किया जाता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस तरह अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्लो वाला सॉल्यूशन, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लो वाला सॉल्यूशन। न्यूटोनियन सॉल्यूशन क्या रहता है, जो मतलब एक आइडियल सॉल्यूशन रहता है, जैसे वाटर की तरह, या फिर ऐसा सॉल्यूशन जो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, जिसकी विस्कोसिटी एक वाटर की तरह हो, फ्लो अच्छे से करें। तो ये सारे हम जब लिक्विड के बिहेवियर को पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी न्यूटोनियन फ्लो है उनके लिए कौन से विस्कोमीटर यूज किए जाते हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये जो विस्कोमीटर है ये है नॉन न्यूटोनियन, इसके विस्कोमीटर इसके हैं ये एग्जाम्पल। और न्यूटोनियन के कौन से एग्जाम्पल है, तो ये वाले एग्जाम्पल है। ओसवार्ड विस्कोमीटर और फॉलिंग स्पेयर बॉल विस्कोमीटर है, ये है न्यूटोनियन फ्लो के लिए। और नॉन न्यूटोनियन के लिए कौन से रहते हैं, तो ये कप एंड प्लेट विस्कोमीटर, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। दूसरा है कप एंड बब विस्कोमीटर। अभी जो कप एंड बब विस्कोमीटर, इसके साथ एक प्रॉब्लम रहती है, वो रहती है प्लग फॉर्मेशन की। तो प्लग वगैरह क्या है, तो ये विस्कोमीटर का अलग से लेक्चर रहेगा, तो वहाँ आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा सस्पेंशन का। तो याद रखना प्लग
फॉर्मेशन प्रॉब्लम रहती है किसके साथ, कप एंड बॉब जो विस्कोमीटर उसके साथ। तो पहला तो क्वेश्चन यही रहेगा, न्यूटन इनफ्लो के लिए कौन से विस्कोमीटर यूज किए जाते हैं, तो ओसवाल्ड विस्कोमीटर और फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। और नॉन न्यूटन के लिए कौन से यूज किए जाते हैं, तो सीसी में कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक फिनोमिना रहती है, किस डोजेस फॉर्म के साथ ज़्यादा देखने को मिलती है, तो सस्पेंशन के लिए। तो क्वेश्चन आएगा पॉलीमॉर्फिज्म इज रिलेटिव टू, तो नीचे बहुत सारे डोजेस फॉर्म रहेगी, टैबलेट है, सिरप है, सस्पेंशन, एमल्सन। तो एग्जाम्पल है सस्पेंशन, क्योंकि इसके पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं फिर ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरह ये ओसवाल्ड राइपनिंग, ये जो प्रोसेस है ये भी किसके साथ देखने को मिलती है, तो ये प्रॉब्लम भी सस्पेंशन के साथ ही देखने को अपने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अपना ये जो पेस्ट होता है कोलगेट वाला, वो भी क्या है, वो भी एक डीफ्लोकुलेटेड कंसनट्रेट सस्पेंशन है। अगर आपने कोलगेट पेस्ट को देखा होगा मसल के, तो हाथों पे लेके, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसके अंदर भी सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो पेस्ट भी क्या, इसका एग्जाम्पल है एक डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अपना सस्पेंशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।